सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं, आईएफएच एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन और कार्यकर्ता को बढ़ावा देता है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। मैं डॉक्टर स्वप्निल इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस 899 दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूँ। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज की मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर कंचन उप्रेती मैम। डॉक्टर कंचन उप्रेती मैम एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और न्यू दिल्ली स्थित नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। वे केवल एक चिकित्सक ही नहीं बल्कि शोधकर्ता, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता और लेखिका भी हैं, जिन्होंने होम्योपैथी में के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। डॉक्टर उप्रेती मैम यूरोपियन स्लिप रिसर्च सोसाइटी, जर्मन स्लिप रिसर्च सोसाइटी तथा लीगा मेडिकोरम होम्योपैथिक इंटरनेशनलिस्ट जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं की सदस्य भी हैं। अपने ज्ञान, समर्पण और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के बल पर वे होम्योपैथिक जगत को निरंतर प्रेरित करती रही हैं और चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रही हैं। मैं मैम से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमारे साथ साझा करें। ओवर टू यू मैम। यस, थैंक यू डॉक्टर अनिल। नमस्कार आप सभी को। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर, इनवाइटेड अगेन फॉर दिस सेशन। एंड आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के ऊपर। होम्योपैथी का कैंसर में किस तरह से उपचार है और कैसे हमारी होम्योपैथी इंटीग्रेटिव एंड सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करती है कैंसर पेशेंट्स के लिए। किसी भी प्रकार के कैंसर हो, हर प्रकार में हमने देखा है कि होम्योपैथी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कैंसर की, तो अगर आप सिर्फ एक बीमारी को देखें तो वो देखा जाएगा कि कैंसर इज अ डिजीज ऑफ द सेल्स। आपके सेल्स जल्दी जल्दी, जितनी भी बीमारी है सेल्स के अंदर जो बीमारी होती है वो बहुत ही जल्दी, वो कीटाणु बढ़ते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेल्स, एंड ये बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा है। इन जनरल अगर एक इंसान को लेमन लैंग्वेज में समझ आता है। बट जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि होम्योपैथी कैंसर को सिर्फ जस्ट डिजीज ऑफ सेल्स और सम ऑर्गन करके नहीं लेती है। हम उस पैथोलॉजिकल टर्म को यूज करने से पहले हम देखते हैं कि कैंसर जो है, इट इज नॉट जस्ट अ डिजीज ऑफ सेल्स बट अ डिजीज ऑफ द स्पिरिट, ऑफ द मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। इट कवर्स ऑल दीज 3-4 एस्पेक्ट्स जो कि हमें देखने होते हैं। एंड इन्हीं एस्पेक्ट्स को देखकर हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करते हैं। अगर हम दवाइयों में जाने से पहले एक नॉर्मल बात करें तो उसमें हम ये देखेंगे कि जितना मैंने देखा है, जितने मैंने सिस्टमेटिक रिव्यू करे हैं, स्टडीज करी हैं, उसमें मैंने ये देखा है कि कैंसर के अंदर अगर हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि या तो पेशेंट हमारा फर्स्ट स्टेज में आता है या फिर पेशेंट आता है थक हार के एंड स्टेज में। बट फर्स्ट स्टेज में भी वो पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने पहले कभी होम्योपैथी ली होती है। ये हमारे रिकॉर्ड्स भी बताते हैं। लेकिन अगर यही पेशेंट का नंबर बढ़ जाए कि जो पेशेंट बहुत पहले से होम्योपैथी नहीं ले रहे हैं, वो एलोपैथी ले रहे हैं, लेकिन वो कैंसर के लिए होम्योपैथी में अगर आते हैं, तो इससे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए कुछ नहीं है कैंसर के अंदर, क्योंकि ये उनका भरोसा दिखाता है, उनका ट्रस्ट दिखा रहा है होम्योपैथी के ऊपर। तो जो पेशेंट फर्स्ट उसमें आते हैं, कहीं ना कहीं हमने देखा है बहुत हद तक होम्योपैथी कंप्लीटली भी क्योर करते हुए हम उन रिजल्ट्स को हमने देखा है। और जो पेशेंट एंड में आते हैं टुवर्ड्स द फोर्थ स्टेज, एंड स्टेज, जहां पर आता है कि फोर्थ स्टेज आ गया है कैंसर का, अब हाथ खड़े कर दिए हैं एलोपैथी ने भी या कोई और कन्वेंशनल सिस्टम है, तब पेशेंट्स आ रहे हैं जस्ट इस होप के साथ टू टेक द पैलिएटिव। उन्हें उस टाइम पैलिएटिव ट्रीटमेंट चाहिए होता है, इसलिए पेशेंट्स आते हैं कि जो पेन है, फटीग है, वीकनेस है, उस सब से उनको मुक्ति मिले। दिस इज द थिंग। अब हमारा है जो बीच में होता है, दैट इज द सेकेंड थर्ड स्टेज, जो पेशेंट्स होते हैं, वो पेशेंट्स क्या होते हैं, दे आर डिवाइडेड इन बिटवीन होम्योपैथी एंड एलोपैथी, द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट मेथड्स। उसके बीच में ये दोनों डिवाइडेड रहते हैं पेशेंट्स। अब होता क्या है कि वो पेशेंट्स होम्योपैथी को एज अ सपोर्टिव केयर लेते हैं, इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट, नॉट द मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट। एंड अगर हम बात करते हैं जहां पे वी हैव स्टार्टेड, कि हम बोल रहे हैं स्टडीज हमने करी है, उन स्टडीज में देखा गया है कि इनफैक्ट यूरोपियन जो सेंटर है, कैंसर सेंटर्स, वहां पे भी ये चीज बोली गई है कि होम्योपैथी हैज नो साइड इफेक्ट्स,
there is no problem if the patients take homeopathy alongside chemotherapy. If they are already taking, then there is no problem. In fact, homeopathy aids as a supportive care, which is very good, which is a success in a number of cases which they have reported. So it's also a good accomplishments for us. बट अगर हम बात करते हैं अब सिर्फ होम्योपैथी की और हमारे कैंसर केयर की, इस होम्योपैथी का कैंसर में ट्रीटमेंट, तो हम ये देखते हैं कि देयर आर अ सेट ऑफ रेमेडीज जहां हमारा आता है। कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो पर्सनली मैंने भी अपने पेशेंट्स के, कैंसर पेशेंट्स में जब मैंने अभी स्टार्ट किया पेशेंट्स देखना, तो तब मैंने देखा कैंसर पेशेंट्स के अंदर कुछ रेमेडीज इतनी स्पेसिफिक आई हैं कि वो नंबर ऑफ, अगर हम केस सीरीज बनाते हैं, जहां मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं, हमारी सोनिमल सरकार सर की बुक है, फारूक मास्टर सर की बुक है, और अगर है ना, तो वहां पर रेमेडीज, हमें वो रेमेडीज डेफिनेटली आती हैं। उनमें से एक रेमेडी है विच आई हैव पर्सनली, मैंने अपने केसेस में देखी है, दैट इज आर्सेनिकम एल्बम। सो दैट रेमेडी, बिकॉज उस रेमेडी में क्या है कि वहां पर हमें पता है बर्निंग एंड रेस्टलेसनेस है, जो हमें कैंसर पेशेंट्स में दिखती है। अगर हम बात करते हैं कीमोथेरेपी के बाद के पेशेंट्स, दैट इज कीमोफैग हो जाता है उनको, जिसको मैंने एक नेचुरल टर्म दिया है, क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट्स बहुत ज्यादा एकदम फटीग, वीकनेस, इंसोम्निया, या तो बहुत ज्यादा हाइपरसोम्निया या फिर इंसोम्निया है, रेस्टलेसनेस रहती है, बर्निंग आ रही है, पेन है पेशेंट को। उन केसेस में हमें पता है वहां बर्निंग रेस्टलेसनेस आएगी, ठीक है। और भी आप केसेस देखिए, वहां पे भी आपको ये चीज दिखेगी कैंसर में। बट जो मैंने अपने केसेस में ये चीज देखी है कि एक मार्क्ड सिम्टम जो दिखता है, दैट इज फास्टिडियसनेस, which is very marked in some of the patients of cancer which I have seen, plus some of the patients of my mentors, the professors, teachers of my, which from which I have learned, उनमें मैंने देखा है कि उनके पेशेंट्स में भी आर्सेनिक ग्रुप बहुत ही मार्क्ड आता है, फास्टिडियसनेस, प्लस द पेशेंट्स हैड दैट टेंडेंसी। अब विच आई हैव परसीव्ड कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जहाँ कैंसर की बात आती है, वहां पेशेंट को अंदर ही अंदर एक फीलिंग होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेंटल स्फीयर का जो हमारा इम्पैक्ट होता है मेंटल स्फीयर पे, वहां पे पेशेंट्स को होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग, देयर इज टू गेट रिड ऑफ समथिंग, क्लेनलीनेस दे वांट, everything should be neat and tidy, they want things to be in perfect place, they want परफेक्टनेस, वो परफेक्शनिज्म की चीज होती है, वो उनको अंदर से आ जाती है। तो जब हम मेडिकल, व्हेन वी सी इन द मेडिकल टर्म्स में अगर हम एग्जैक्टली उसको देखें और हम बोलते हैं फास्टिडियसनेस आ रही है, आर्सेनिक ग्रुप टॉप रेमेडी आती है, इवन आफ्टर टेकिंग द होल केस अगर हम लेते हैं तो हमें आर्सेनिक दिखती है। नॉट ओनली दिस रेमेडी बट आर्सेनिक आयोड पूरा ग्रुप, अगर हम बात करते हैं एक्सकोरिएशन से हमारे पास, वहां पर बहुत अच्छी रेमेडी है। आयोड भी आ गया हमारा, आर्सेनिक भी आ गया। नेक्स्ट वी गो टू कल्केरिया फ्लोर है हमारे पास। प्लस अगर हम बात कर रहे हैं रेमेडीज की बात करते हैं, और अगर हम बात करते हैं पोस्ट कीमोथेरेपी या प्री कीमोथेरेपी तब भी बात कर रहे हैं, तो नक्स वोमिका विच इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर आपका इनडाइजेशन जहां पर आती है, जहां पर हमारा नोजिया आ रहा है, वॉमिटिंग लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, विच आर मार्क्ड। इन केसेस में हम कैंसर के इन केसेस में हम पेशेंट्स को आराम से ही दवाइयां दें, तो एक डोज से भी बहुत अच्छा असर होता है। हमें रिपीट वहां पर करने की जरूरत है जहां पर पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो रुक गए हैं और वहां पे वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम या तो नोसोड देकर उसे ब्रेक कर सकते हैं एक इंटरकरेंट रेमेडी देके, या फिर हम उसी रेमेडी को रिपीट कर सकते हैं इफ दैट रेमेडी हैज गिवन सम गुड इफेक्ट्स इन द स्टार्टिंग, बट बिकॉज ऑफ सम, देयर इज सम यू कैन से कॉगुलेशन इन द मेंटल स्फीयर, कहीं पर आ गया है, कुछ रुकावट आ गई है, तब हमें उसी रेमेडी को थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में रिपीट करना पड़ता है। इनफैक्ट इन द केसेस ऑफ पेन अगर हम बात करते हैं, तो विद इन 15-20 मिनट्स भी रेमेडी को रिपीट किया गया है जिसमें पेशेंट को एक्सट्रीम रिलीफ मिला है, लाइक बेलेडोना। be it 30 or 200, we say that when it is 200 just give one dose, but I would say if we are giving 201 dose and if the patient is complaining of so much pain and it's just after the chemotherapy the pain has occurred, then we cannot, हम उसको सिर्फ 200 की एक डोज से नहीं टैकल कर सकते। we have to repeat it in a certain amount of period जो हमें डिसाइड करना होता है आफ्टर सीइंग द सिवियरिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, वो देखकर हमको वो डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं
तो phosphorus is a very good remedy for the gastric troubles, not only nux vomica. Phosphorus is also a great remedy. और अगर हम बात करेंगे पेन में, अगर हम बोलते हैं hypericum and arnica, these two remedies which I have seen and read in many systematic reviews and in many research papers also, and some real cases, real life cases means which the patients which I have seen under my mentors, I have seen that arnica and hypericum had great work, great efforts. अगर हम बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे एफर्ट्स डालेंगे किसी पेशेंट के केस में ना, तो तब हमें वहां पर ज्यादा रेमेडीज तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. हमारी वो लिमिटेड रेमेडीज जो होती है, नंबर ऑफ सेट ऑफ रेमेडीज जो हमें पता है, क्लियर इंडिकेशंस हमें दिख रहे हैं, वहां पर हाइपेरिकम एंड आर्निका हैज ग्रेट इफेक्ट्स. और बिल्कुल नर्व्स पर जाके इट वर्क्स एंड गिव्स रिलीफ टू द पेशेंट. ओके, मोरओवर अगर हम बात कर रहे हैं, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द फिजिकल सिम्टम्स but also about the psychological dimensions, means how homeopathy unburden anxiety, how it improves the sleep, emotional balance, and all other things in cancer care. So I think there are many latest evidence and key studies which I would like to share with all of you. Some studies are from 2022 and some studies are more latest than that also. तो जहाँ तक मुझे पता है आप सब अवेयर होंगे इस चीज़ से, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि कुछ स्टडीज़ हैं जैसे होम्योपैथी इफेक्ट्स इन पेशेंट्स ड्यूरिंग ऑन्कोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टमेटिक रिव्यू. ये है दिस लुक्ड ओवर मेनी स्टडीज 2020 तक हुई हैं, जो 2020 तक जो स्टडीज हुई हैं, जिसमें पाया गया है कि कुछ बहुत ही फेवरेबल आउटकम्स आए होम्योपैथी से, विच हैज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट्स. सेम अगर हम देखते हैं, एक बहुत अच्छी स्टडी है विच इज स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी में जो स्टडी हुई है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इंडिविजुअल होम्योपैथी इन पीडियाट्रिक कैंसर केयर, a case series from a university hospital, Switzerland, which shows safety and useful adjunct for symptoms, any kind of symptoms of cancer. So ये study जो है ये pediatric cancer care के ऊपर है. So I think this is a great accomplishments of homeopathy जो हमने देखी है, जो pediatric care के ऊपर हुई है कैंसर केयर में. वहां पर भी होम्योपैथी का इफेक्ट है एंड ये स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ने भी रिपोर्ट किया है. Yes, there's a question. Yes, severe body ache in cancer care. Sir, I'll answer your question. Okay, so just a minute. Okay, when we talk about some local applications also, so in some cases, I have not personally used because I don't use local applications, but I've studied about calendula that some doctors have very successfully used calendula also as a mother tincture and also as a local application for some of the cases, especially when there is mucositis, oral mucositis, or we can say the radiation induced dermatitis. So yes, the radiation induced dermatitis, I would say this has great results which I've seen and which I've heard from the patients and from the doctors also. So this is a very good result from calendula, that in these dermatitis cases, the mother tincture has given wonderful results. And in the oral ulcerations also, and more if we talk about the what fatigue and cancer related fatigue, not only arsenic album, we can say carboveg, China, Syncona officinalis, and phosphorus. These three have good results. And acid phos, how we can forget about it? So phosphoric acid, definitely. It also has great results. If we talk about anxiety, insomnia, emotional distress, सो जो मैंने अपने स्टडीज के थ्रू, अभी मैं जितनी भी आपसे इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट माय केसेस और द केसेस ऑफ सम डॉक्टर्स, बट इट्स अ फुल फ्लेज्ड स्टडी विच आई हैव डन. जब भी मैं जितने भी कैंसर के पेशेंट्स देखती हूँ और मैंने जब से शुरू किया है अपना प्रैक्टिस, तब से मैंने ये चीज़ की है कि जब भी देखूंगी मैं हमेशा एक स्टडी के बाद मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. इट्स फॉर एवरी डॉक्टर कि हमें कुछ ना कुछ सीखने का मिलता है हर स्टडी के साथ. तो इतनी स्टडीज करने के बाद कुछ सेट ऑफ रेमेडीज आई. सो डेफिनेटली आई एम नॉट प्रिजुडाइज्ड एंड वन शुड नॉट बी
कभी प्रिजुडाइज नहीं हो सकते पेशेंट के लिए, बट हमको ये चीज पता है कि कोई भी पेशेंट आ रहा है, इट्स नॉट अबाउट कि ही और शी हैज कैंसर. वी हैव टू फर्स्ट एनालाइज हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है. पेशेंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. इफ द पेशेंट वंस एंटर्स द क्लिनिक, वहीं से ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो जाता है. इवन बिफोर दैट, अगर कोई पेशेंट कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले रहा है, वहां से स्टार्ट हो जाता है, मैं बोलूंगी. तो पेशेंट का ऑब्जर्वेशन, उसको पूरी तरह ऑब्जर्व करना, केस स्टडी, एंड उसके बाद हमारा आता है कि कैंसर है या क्या है. तब हम वो चीज देख रहे हैं, हम फर्स्ट स्टेप में नहीं देख रहे हैं. हम उनके जो सिम्टम्स हैं उनको वी आर लाइक परसीविंग, कैसे सिम्टम्स हैं, कितना पेन है, हाउ द पेशेंट इज नरेटिंग द सिम्टम्स. पेन, वहीं पर इंटेंसिटी ऑफ द पेन पता चल जाती है. इफ द पेशेंट इज हाइडिंग द पेन, डजेंट मैटर, वो हमें तब भी वो पेशेंट के सिम्टम्स अपने आप दिख जाएंगे. एंड द मोमेंट पेशेंट लाइक वो ट्रस्ट आ जाता है, ही और शी स्टार्ट्स डिटेलिंग हिज और हर सिम्टम्स, वहां पर हमें पता चलता है कि ओके, दिस सिम्टम हैज दिस मच वेट, एंड अब हम इससे आगे पूछ सकते हैं. Suppose if the patient is having oral cavity, buccal cavity cancer, or if cancer of the pancreas, cancer of the bladder, उसके according then we can put up the questions. हम frame कर सकते हैं उसके according questions. But it's not in the first step that we do. So उसके बाद जब ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है, हम प्रिजुडाइज नहीं हो रहे, बट स्टडीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि किन केसेस में क्या देखा गया है, कहाँ पर कौन सी रेमेडी सबसे ज्यादा इफेक्टिव रही है. तब हमें पता चलता है कि वाई ओनली दीज रेमेडीज. अगर हम बोल रहे हैं कि सपोज इग्नेशिया बहुत इफेक्टिव है फॉर एंजाइटी, इंसोम्निया, इमोशनल डिस्ट्रेस, या फिर हम बोलते हैं एक्ोनाइट बहुत ज्यादा है, देन वाई दीज रेमेडीज. ऐसा क्या था, अगर हम सिस्टमेटिक रिव्यू बोल रहे हैं, तो ऐसा क्या था इन नंबर ऑफ केसेस में, सीरीज ऑफ केसेस में, कि यही रेमेडी आई. लाइक आई सेड कि आर्सेनिक बहुत बार फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब की गई है एंड वो कॉन्स्टिट्यूशनल निकल के आई है. It's not about that I prescribed just on the basis of fastidiousness. No, not at all. It was also on the basis of pura case taking. When I took the whole case, it was the case study, the whole case taking, individualization, totality of the symptoms, and I see that arsenic is at the top. Not only अगर हम सिर्फ रेपर्टरी में भी टॉप देख रहे हैं, नो, हम सिर्फ टॉप रेमेडी को नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे. विल सी कि विच सिम्टम्स आर इंपॉर्टेंट टू अस व्हाइल रेपर्टराइजिंग. Unme bhi arsenic was on the top in some of my patients. So that's why I said, okay, why arsenic? Then what common points I found in all these patients was fastidiousness. There were some more points also. We have like short of time, not lots of time we have. So और भी cases थे, but this was arsenic was on the top for fastidiousness. तो marked था हर केस के अंदर. अगर हम बात करते हैं एंजाइटी इंसोम्निया की, तो इग्नेशिया है हमारे पास, वेयर देयर इज ग्रेव इमोशनल शॉक. वी हैव एकोनाइट, वेयर देयर इज सम लाइक सडन ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है हमारी, अक्यूट फियर हो रहा है, पैनिक हो रहा है पेशेंट को. आई वुड emphasize on this acute fear. We have to look for that. Then coffea cruda for overexcited insomnia from the thoughts and all these things. Coffea, we all know, it has great effects, and it gives also mental relaxation to the patients as well. And जब हम इसको prescribe करते हैं, तो patients always report that yes, we feel good and we have this being. अगर हमारे पास, I would say, one thing I would like to mention कि if we see the cancer patients, and if they are really benefited from our therapy, from our medicines, अगर वो सच में benefit हुए हैं उनको, तो one thing which have like मैंने बहुत बार सुनी है patient से, वो ये है that doctor, we really feel being heard, being cared, and now we can move on with a normal lifestyle. हमारे हम नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ चल सकते हैं. हमें लगता है कि हमें सुना जा रहा है, हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं और आप उसको समझ पा रहे हैं, लाइक आप हमारे पेन को समझ पा रहे हैं. सो दिस इज समथिंग दैट यस, हम उन्हें समझ पाए हैं, एंड उनके उस पेन को लाइक हमने सही परसीव किया, एंड वी हैव लाइक हम उसी तरह से मूव करे हैं, एंड हमने उनको सही इंडिविजुअलाइज करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड अदर. जितना भी हमने उनको केयर एंड सपोर्टिव थेरेपीज बताई हैं, वी आर ऑन द राइट पाथ. सो दीज आर सम. एंड पेन, आई ऑलरेडी टोल्ड दैट इन कैंसर पेन एज एन एडजंक्टिव,
Arnica montana post अगर surgery भी हुई है तो भी it's very good medicine. Hypericum is a great remedy which I have said. So these are some of the remedies. And clinicians sometimes uses some lymphatic tonics and all these things. So for lymphedema and post-surgical swelling, so for this also we have a number of remedies for the local symptoms also. And हम उसको किस potency में देंगे ये हमें decide करना होता है. And one last thing I would like to say, जब हम remedies की बात करते हैं, that is appetite disturbance, जो देखने को मिलता है patients में. जब हम कैंसर केयर के पेशेंट्स देखते हैं, so there is appetite disturbance which we see. So for this, Nux vomica, Lycopodium pulsatilla, the appetite is variable. We have to see the cravings of the patient, and depending on the modalities and all, then we have to prescribe the patient accordingly. So this is very important. And अब हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब जो कर रहे हैं वो पोटेंसीज हमें देखना जरूरी है. अगर हमारा अक्यूट केस है, वी विल गो फॉर द लो पोटेंसीज, कि पेशेंट को अभी जस्ट देयर इज अ स्टार्ट, और वी कैन से वो अभी एक बिनाइन ट्यूमर की स्टेज पर है पेशेंट, बट सिम्टम्स हैव स्टार्टेड डेवलपिंग, एंड वी गेट टू नो दैट यस, फॉर एग्जाम्पल हम जॉइंट सेल ट्यूमर बोल सकते हैं कि ये स्प्रेड बहुत जल्दी करेगा. पेशेंट को जस्ट अभी डिटेक्ट हुआ है एंड पेशेंट ने उसी तरह से अपने सिम्टम्स बताए, एंड ऑल्सो this is justified as per the reports, then we'll go with the mother tinctures with or 30 potency. And I don't give the external application, but some doctors give, and they have also seen good results. I won't question their prescription, definitely not. The second is constitutional work and chronic, if we say. So constitution we are definitely giving, but for some pain and all, if someone wants to prescribe some acute remedy for acute pain, they can prescribe it accordingly to their, जिस तरह से वो प्रिस्क्राइब करते हैं उनका तरीका जो है प्रिस्क्रिप्शन का वो कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल एंड हम क्रोनिक की बात करें तो डेफिनेटली हायर द मेंटल सिम्टम्स, हायर मस्ट बी द पोटेंसी. जो हमारे डॉक्टर केंट ने कहा है, तो हम 1 m 200, हम इस तरह से 200 1 m देन इस तरह से जा सकते हैं. एंड इफ द केस इज गोइंग ऑन एंड हमें नोसोड देना है, तो डेफिनेटली इन द हायर पोटेंसी इट वर्क्स द बेस्ट as an intercurrent, and it opens up the case more clearly to us. This is great, but it depends on the case, the sensitivity we can say of the patient. It is important. Next is frequency, symptom driven, that is single dose and then observe, I would say. So don't repeat it if not needed, but repeat if needed. Definitely we should not overlook that we have given the remedy, let's observe. We should also repeat if it is needed, really needed. This is the general practice pattern, I would say. We already know, and there are many, all of you know about this, but I wanted to share this as per my experience and as per what I have studied and gone through the studies. So मैं अपने तक नहीं रखना चाहती कोई भी नॉलेज, जो है आपके पास में भी ऑलरेडी आप सभी जानते हैं, बट जितना मैंने जान पाया है एंड जो मैं बताना चाहती हूँ वो मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है. Although cancer is not just a small, it's just a one word, but it's not just the small term, it's a big, full-fledged of symptoms and a lot of therapies which patients take, and the side effects and how to tackle the side effects, सब कुछ रहता है. तो है तो बहुत लंबी, कैंसर की अगर हम बात करते हैं बहुत बड़ा सेशन इस पे होना चाहिए, एंड ये है इसके ऊपर, हम इतने छोटे कम समय में हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी बात करें मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैंने अपनी तरफ से जो मैं बता सकती हूँ बताया है. And I could not make the presentation today. I'm already in Kerala for the 5th year celebration of IFPH. I'm really honored to be here, and on 28th I'll meet all the delegates over there and we'll talk in person. So thank you so much for today's session. हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है. मैम, अभी घंटे और बचे हैं, तो अगर इस बीच अगर आप कुछ और बताना चाहती हैं मैम तो आप प्लीज. Uh, मैं अभी तो इतना ही बताना चाहूंगी. मैम कुछ सवाल हैं. डॉक्टर रमन सर पूछ रहे हैं, विच मेडिसिन सजेस्ट सीवियर बॉडी एक इन कैंसर पेशेंट्स? Okay.
Yes, I've seen the case. Okay, I've seen his question. सर, बॉडी एक पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बॉडी एक किस तरह का पेन है पेशेंट को, ये डिपेंड करता है। अब वो पेन सिर्फ फिजिकल हो रहा है, यस, या फिर पेन उसको इंटरनल हो रहा है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। वो पेन सिर्फ बॉडी एक पेशेंट में प्रिस्क्राइब में लाइक वो डिटेल कर सकते हैं अपने सिम्टम्स को कि पेन सिर्फ अंदर से बाहर से बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, उनको दुख रहा है, ठीक है। सेकंड चीज हो सकती है कि पेशेंट को पेन अंदर की तरफ हो रहा हो, अंदर कोई गांठ है एंड वो पेन कर रही है, ये भी चीज हो सकती है, तो वो डिपेंड करेगा। पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो पेशेंट को जाएगी, बट अगर हम अक्यूट उनको उस टाइम पर पेन हो रहा है, हम अक्यूट पेन की बात करते हैं, तो देयर आर सम रेमेडीज वी कैन गिव। Okay, restlessness if there, okay, fine, no worries, we can give Rustox also, no problem. We have to ask according to the modalities of the patients, हमें patient की modalities भी पूछनी होंगी। We can give Rustox, we can give Arnica also। अगर पेन बहुत ज्यादा नर्व्स का हो रहा है पेन, वी कैन गिव हाइपेरिकम, इट विल गिव रिलीफ फॉर श्योर। तो वो देखना पड़ेगा अकॉर्डिंगली कि पेन कैसा है। यस सर, ब्रेस्ट कैंसर डेफिनेटली। जी, मैं बताना चाहूंगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आई वुड लाइक टू शेयर अ केस ऑल्सो। देयर वॉज अ केस ऑफ ब्रेस्ट, हम बोलेंगे ब्रेस्ट कैंसर का केस नहीं, देयर वॉज अ केस वेयर द पेशेंट वॉज डायग्नोस्ड विथ बायरेट्स 4 ब्रेस्ट इमेजिंग जो हमारा होता है पेशेंट का। अल्ट्रासाउंड में पेशेंट का बायरेट्स 2 आया था। द पेशेंट, ओके, आई स्टार्ट, मैं स्टार्टिंग से केस बताऊंगी। द पेशेंट हैज ब्रेस्ट एब्सेस इन 2021 ड्यूरिंग द कोविड। पेशेंट को ब्रेस्ट एब्सेस हुआ था, फर्स्ट इन द राइट, देन इन द लेफ्ट। पेशेंट ऑल्सो हैड अ हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एंड उसके कुछ साल बाद पेशेंट को ब्रेस्ट एब्सेस हुआ, राइट देन लेफ्ट में हुआ। उसके बाद लाइक बहुत सीवियर, देयर वाज पस एंड द पेशेंट ड्रेन्ड हरसेल्फ, दिस वाज द केस। Okay, the patient was diagnosed with fibroadenoma and Barrett's 2 category, which we know कि usually fibroadenoma Barrett's 2 category ही जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पेशेंट की, तो उसके बाद पेशेंट ने 2024 में जब अपना अल्ट्रासाउंड कराया ब्रेस्ट का, बिकॉज देयर वाज परसिस्टेंट इचिंग इन द राइट ब्रेस्ट, लेफ्ट द सिम्टम्स ऑफ द लेफ्ट ब्रेस्ट वर रिजॉल्व्ड, बट अगर हम राइट ब्रेस्ट की बात करते हैं तो परसिस्टेंट इचिंग थी अराउंड द एरियोलर रीजन of the nipple, and there were some lymph nodes also detected as per आपका जो उसने नेक्स्ट स्टेप में करवाया था अपना MRI CT, उसमें हमें lymph nodes भी आए थे राइट ब्रेस्ट के, एक्सिलरी lymph nodes। The patient was very worried, concerned, everything was there। जितना भी एक पेशेंट को आफ्टर getting to know about this these symptoms, the patient will be very worried। इसके बाद पेशेंट ने was she or he, जो वो द पेशेंट थी, उनको जो डॉक्टर थे, I don't remember if it was male or a female doctor, they prescribed, they asked her to do no FNAC, go through FNAC। patient went through FNAC, but the doctor said FNAC नहीं हो सकते because जो अंदर है, जो आपकी गांठ है, वो बहुत ज्यादा डेंस है, जो निडल है वो उसके अंदर नहीं जाएगी, then you should go for biopsy। जो पेशेंट है वो बायोप्सी के लिए गई, एंड बायोप्सी में इट वाज, जो बोला गया दैट वाज हेमाटोमा। सो जो देखा गया था MRCT, जो उसका MRI स्कैन हुआ था, उसमें वो जो केस था दैट वाज बायरेट्स 4। उसके बाद जो आया हमने देखा दैट वाज बायरेट्स 3, बायोप्सी में भी बायरेट्स 3 बोला। द पेशेंट वाज स्टिल वरीड। शी उसके बाद उन्होंने क्या किया, शी स्टार्टेड टेकिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, नो अदर ट्रीटमेंट, सोलली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। एंड उस ट्रीटमेंट में उनको जो रेमेडी दी गई दैट वाज हर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, एंड वो जो थी उसके बाद प्लस कल्केरिया फ्लोर 6x में साथ में उनके चली है। उसके बाद वो जो पेशेंट था, वो जो रेमेडी चली है, यस sir, I'll answer to this, Dr. Avi Sharma sir, this is a nice question because this case was also more resolved through psychological symptoms as well, जो देखा गया। And this patient had a history, proper history of the symptoms, जो उनके psychological level पे थे, वो symptoms बहुत ही clearly defined थे symptoms। जब ये ट्रीटमेंट चला है थ्रू आउट, उस टाइम पे जो पेशेंट थी, शी वॉज गोइंग थ्रू समथिंग, इट वॉज हर पर्सनल स्टोरी, एंड बीइंग अ डॉक्टर हम किसी की पर्सनल प्रिवेसी वी कैन नॉट डिस्कस, राइट। तो पेशेंट प्रिवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई वोंट डिस्कस इट हियर, बट बिकॉज इट वॉज वेरी
personal to her. But patient was very stressed. She was someone who used to be happy from outside, but वो अंदर से उनको पता था there were a lot of problems, but she could not express those problems even to the doctor. But one day she started crying all of a sudden because she had lots of problems inside which she wanted to share with the doctor. ये उनका पूरा केस था. This is a real case which I have seen. And उन पेशेंट ने जब अपनी प्रॉब्लम्स बताना स्टार्ट किया, शी वॉज हैविंग द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, but still that itching was persisting. She had the medicine, itching तब भी थी, कम intensity of the itching, but still was there. Lymph nodes बहुत ही slightly था कि फील हो रहे थे, but with the time जब वो biopsy and all कराया, she started feeling that too. वो भी रहा. बट जब हमने देखा कि पेशेंट ने अपने सिम्टम्स को डिटेल किया प्रॉपरली, तब ये देखा गया कि देयर वाज अ रिडक्शन इन इचिंग आल्सो, एंड जो एक हार्ड मास अराउंड द एलियोरल रीजन दैट एंड आल्सो द 9 o'clock पोजीशन, 10 o'clock पोजीशन पे एक हार्ड मास था which was दो मूवेबल था, बट स्टिल इट वाज वेरी हार्ड. मींस हार्ड एज इफ कि एफएनईसी भी उनकी नहीं हो पाई थी. बहुत हार्ड मास था. उस मास में भी उन्होंने देखा कि जो उसकी मास की उन्होंने जब उसको पूरा अच्छे से उन्होंने खुद अपना सेल्फ एग्जामिनेशन भी किया एंड फीमेल डॉक्टर ने भी किया, तो तब ये देखा गया कि वो जो पार्ट है उनका, दैट वाज वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लग गया. एंड शी डिटेल्ड दिस थिंग टू द डॉक्टर. आई वुड से द डॉक्टर, आई वुड नॉट टेक द नेम. उन्होंने ये चीज बोली कि जब से मैंने अपने सिम्टम्स बताए डिटेल में एंड प्लस आई गॉट द काउंसलिंग फ्रॉम द डॉक्टर, तो धीरे धीरे अपने आप शी स्टार्टेड फीलिंग कि ये सारी चीजें रिजॉल्व होने लग गई एंड शी डिड नॉट टेक एनी अदर थेरेपी. उसके बाद शी वेंट टू अ वेरी reputed institute of medical science where they asked her to go through mammography because उनकी family का था. She were very concerned about her. She went through mammography and in mammography within 6-7 months जब उन्होंने result देखा है, there was nothing in the mammography. Everything was resolved. It was again Barrett's 1. There was no problem, no axillary lymph nodes, no itching and no hard nodular mass, no hematoma in the 9 o'clock position. So this is the beauty of homeopathy, which treats a patient not only on the physical level, but on the mental, psychological, emotional, all levels are seen. And what I think, psychology का जो सबसे ज़्यादा impact था इसमें, it has created wonders. इसकी वजह से पेशेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा असर हुआ है और पेशेंट सबसे ज़्यादा ठीक ही अपने साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को डिटेल करके एंड प्लस उस काउंसलिंग से ठीक हुआ है. दैट वाज अ रीअश्योरेंस बाय द डॉक्टर कि पेशेंट ठीक हो जाएगा, बट उसको वो चीज़ बतानी पड़ेगी. एंड आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट जो हम थियोरिटिकल पढ़ते हैं, बट दिस इज द आर्ट ऑफ, जो डॉक्टर की आर्ट है ऑफ केस टेकिंग और वो सिम्टम्स निकालना एक पेशेंट से. दिस हैज लाइक ग्रेट इम्पैक्ट ओवर दिस. डॉक्टर कंचन, Yes, इसमें sir. आपने मेडिसिन का नाम बताना चाहिए, है ना, जो आपने Sir, मेडिसिन यूज की. हाँ. इसमें आई वुड से जो पेशेंट हैं उनको नोसोड गया है. द नोसोड वाज प्रिस्क्राइब्ड. उनकी पहले की हिस्ट्री भी पेशेंट को पूरी, मतलब डॉक्टर नोज द होल हिस्ट्री अबाउट दिस, एंड द नोसोड वाज ट्यूबरकुलाइनम. इट वाज ट्यूबरकुलाइनम जो नोसोड था, एंड इनके सारे सिम्टम्स पहले भी इनको जो बीमारी रही है दैट वाज आल्सो ट्रीटेड बाय लाइक जो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल गया है. और ये ट्यूबरकुलाइनम वाज द मेन नोसोड जो इसके साथ गया है, प्लस कल्केरिया फ्लोर वाज a remedy which aided the treatment, which helped in the treatment. लेकिन आप बता रहे थे कि इसमें साइकोलॉजिकल इशू भी था, तो Yes, sir. वीचिंग है, ये सब है, तो फिर आपने कुछ रेमेडी चेंज नहीं किया उस उधर से साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के Sir, बाद में? yes, sir. Sir, psychology जो थी ना, वो पूरी जो psychology थी that matched the ट्यूबरकुलाइनम की जो साइकोलॉजी थी, पहले भी जैसे सेशन दिया है ट्यूबरकुलाइनम के ऊपर, वो पूरी साइकोलॉजी थी जो ट्यूबरकुलाइनम को मैच करती थी, जो पूरा गया है. तो वो बहुत ही अच्छा एक्ट करा है दवाई. एंड आई थिंक जैसे ही पेशेंट ने वो डिटेल करे ना सिम्टम्स, शी वाज इवन हैविंग एमेनोरिया आल्सो, सम प्रॉब्लम्स ऑफ एमेनोरिया एंड पीसीओडी भी था. दैट वाज आल्सो रिजॉल्व्ड. आफ्टर दैट शी वाज स्टार्टिंग, एमेनोरिया उनका कंप्लीटली क्योर हो गया था एंड शी डिड नॉट हैड टू टेक एनी रेमेडी. वो भी उनका क्योर हो गया था. आफ्टर डिटेलिंग हर सिम्टम्स, द नेक्स्ट डे शी हैड menstrual cycle started. So it was the proof that she had so much suppression inside her, and after letting it out,
it was all resolved in one go. Half of the symptoms were resolved. Mm. Dr. Avi, I think you are here, and can you make some comments on this aspect? Dr. Avi, are you able to unmute yourself? Who? Yeah, you can. Dr. Kurup. Yes. Yeah, Dr. Kurup. Yeah, please, sir. You can talk, sir. You can start. Yes. I have the experience of more than 50 years of treating such type of the terminal cases. I was serving with Dr. R.P. Patel. He was one of the famous most doctor for treating the cancers, mainly in the last stage. And I observed that he has suggested me to give arsenic. First that I treated one of my mother's sister was suffering from uterine cancer in the last stage. They took to everywhere, but last they were not having any relief for any place. So I gave arsenic on the 0/3 continuously, but slowly within 1 week, pain reduced. But within 2 weeks, of course, it is last stage. We cannot do anything. But it is my experience. Even the patient can extend their life and sufferance can be reduced even if properly selected. I am not telling only arsenic, there are so many other medicines. If we may give indicated medicine, we can extend the life and sufferance can be reduced. That is the most important thing we can do it. And the patient will die without any pain, and even sometimes the patient or the bystander may not know whether patient is died or not. That is the thing that I like to emphasize. And another thing that we must have to start remedies like that of medorinum, syphilinum, and cicerinum, etc. We must have start from that. We will get very good relief. First, sometimes the medicine may not act. That time, these types of the nanosols are giving very good. Then you may give an intercurrent remedy. Definitely, it will improve. Even your well-selected remedy will start acting. These are some of my experiences. Then garlic, it is very, it contains free radicals and it will prevent the development of cancer. That is another thing. So the if it is very good, big pain, then you can do it, the Pisidia, there is a mother tincture. If we may give, that also will give us relief. Then, if there is usually, I saw there are patients may not have appetite, they will deny for taking the food. Such cases, aurum arsenic is one of the best medicine. These are the things I like to be. Some others like to say, let them say. Anyway, I can say, even it is not Dr. Sridhar, can you open your video? I want to see your face after a long time. I have not seen you. Yes, I was not feeling well. That is why I am not coming. Yeah. That is Nice to see you, sir, after a long time. Yes, after a long time, and you look fresh now. You are looking fresh now. Yes, More fresh than I saw you at Mumbai. yes, thank you, sir. And that is why I am not coming usually. And today, So I think on section, I am going to take one class today, Malayalam. That is why I entered early. Then on 20th also, you are also here in the English session. We need you. Yes, I know. I saw that. That was a felicitation program. Okay. Yes. Okay. So thank you, Dr. Avi Sharma. I think you want to say something now. Yes, let them to say. Yes. Okay. Thank you very much for giving me the opportunity. Dr. Avi, hello. You want to say? Good evening, everyone. Yes, sir. That was a very good session, Dr. Kanchan. And I'm also seeing Dr. Sahani after a long time. It was my session. I missed you, sir. You were not able to join me in my session. And regarding the cancer thing, I would want to put an emphasis on
when we are actually like अपना growing up and when we are like अपना thinking of like treating cancer. So I was in my graduation days and I was an intern at Chandigarh Homeopathic Medical College. So हमारे अपना डॉक्टर साहब हुआ करते थे डॉक्टर JBD कैस्ट्रो, जिन्होंने अपना जो होम्योपैथी है फ्रॉम बंगाल अपना जिन्होंने अपना ये हिमाचल और पंजाब की साइड में लेकर के गए। एंड जब हम इनकी केस टेकिंग देखा करते थे तो हम लगा करता था कि ये डॉक्टर कैस्ट्रो जो है ना ये अपना इज नॉट देयर एनीमोर, और हमें लगता था कि यार ये तो बड़े प्रेजुडिस हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस के अंदर ये आर्सेनिक एल्बम दे दिया करते थे कि वी विल स्टार्ट द पेशेंट विद आर्सेनिक एल्बम और उसके बाद में हम देखेंगे। तो मैं जब भी देखता था तो मैं अपने आप से क्वेश्चन ये किया करता था कि क्या ये सही है, क्योंकि प्रचलित है होम्योपैथी के अंदर। तो मैंने ये जब अपने केस टेकिंग शुरू करी और अपने क्लिनिक पे बैठना शुरू किया तब मैंने एक चीज पाई कि आर्सेनिक एल्बम सिर्फ इस वजह से नहीं दी जा रही थी कि वो पूरा का पूरा केस सही कर, आर्सेनिक एल्बम इस वजह से भी दी जा रही थी कि वो केस के सिम्टम्स को क्लियर कर देगी, क्रिस्प कर देगी, ताकि हम और अच्छे से सिम्टम्स को देख पाए और अच्छे से टोटलिटी को जान। के अंदर आर्सेनिक एल्बम के बाद में इतना अच्छा काम हुआ करता था कि आपको कुछ और दवाई देने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, स्पेशली उन केसेस के अंदर ही सप्रेशन हो चुका होता था रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के बाद में, टारगेटेड थेरेपी के बाद में। दूसरी चीज, अगर कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो कैंसर के बारे में पेशेंट का प्रोग्नोसिस, पेशेंट किस स्टेज में है उसको पेशेंट को बतला देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप पेशेंट से झूठे वादे करेंगे तो आपका नाम भी खराब होता है, आपकी पैथी का भी नाम खराब होता है, और पेशेंट भी गलत दिलासे में गलत जगह गलत तरीके से अपना फिर ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। अगर कोई पेशेंट फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में है तो आप उनको बोल सकते हैं कि हम इसको सही कर लेंगे। थर्ड से ऊपर, हम थर्ड प्लस या फोर्थ स्टेज में हमेशा एक चीज होती है कि आप मैनेज बोलिए, कि हम मैनेज करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि जितना आराम हो सकता है। इससे क्या होगा कि आपका और आपके पेशेंट का एक जो संवाद है वो भी अच्छा रहता है, पेशेंट को आपके ऊपर विश्वास भी रहता है कि कम से कम डॉक्टर मुझे झूठ नहीं बोल रहा है, और पेशेंट को हमेशा ये कह के रखा जाता है कि अगर इन कोई ऐसी परेशानी हुई जहां पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हुई तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा किसी और अपना चीज के लिए, क्योंकि हमारे को भी सच सच बोल देना ही ज्यादा बेहतर होता है। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ में हैं। ये सर अभी जो केस है, ये अपना जो केस है ये पब्लिश कर रहे हैं, तो इसी वजह से शी वॉज वेरी रिलक्टेंट कि इन्होंने ये जो केस है ये यहाँ पे इतना अच्छे से बताया नहीं है। मुझे लगता है इन्हें बता देना चाहिए था ये केस, ये और अच्छा होता केस, बहुत अच्छा केस है ये इनका। और ये अभी अपना अगले महीने जाके, उसके अगले महीने जाके शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये जर्मनी में पब्लिश कर रही है ये। इसी वजह से इन्होंने इधर उधर घुमाया है इस केस को। इस केस को मैंने अपना इनका देखा है और ये बहुत अच्छा केस है और बहुत अच्छे से मैनेज किया है इन्होंने ये केस। बाकी सर आप प्लीज अपना हमारे को और गाइड करिए सर अपना, कि कैंसर के केसेस में और क्या क्या करना चाहिए। डॉक्टर कैस्ट्रो के विषय में मैं जानता हूँ, बहुत हम लोग के कलीग रहे हैं और मैं भी उनके घर पर भी मिला हूँ, और हम लोग अक्सर दिल्ली में मुलाकात हुआ करता था। और जो कि उनका कैंसर या क्लिनिकल अप्रोच उनका जो था बड़ा प्रैक्टिकल था, और बेसिकली वो प्रिस्क्राइबर थे, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने में उनका बहुत रुचि अच्छा था। जहाँ तक कैंसर और आर्सेनिक का जो आपने बताया, आर्सेनिक जैसे कुछ दवाई हैं हम लोग के यहाँ रिपोर्ट अमेरिका में, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन पर बहुत बड़ा रोल होता है। एंटी इंफ्लेमेटरी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर फूड पॉइजनिंग हो गया तो फर्स्ट मेडिसिन में हम लोग आर्सेनिक कहते हैं, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन का अप्रोच होता है। एंड मोस्टली हम लोगों के पास में जो केस आते हैं वो इतने ज़्यादा पॉल्यूटेड होते हैं मेडिसिन से, ये एलोपैथिक दवाई से और फिर रेडिएशन से, और बहुत सारे जो थेरेपी चलते रहते हैं, तो उसमें डिटॉक्सिफाई करने में अक्सर आप देखिएगा कि आर्सेनिक जैसे मेडिसिन उभर करके आते हैं। दूसरी दवाई जो मैं देखता हूँ, अक्सर मैं यूज भी करता हूँ, वो है कैलीम्यूरिटिकम।
कैलिम्यूरेटिकम बायोकेमिक में भी यूज करते हैं, लेकिन उसको हम लोग होम्योपैथिक पोटेंसी में भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैलिम्यूरेटिकम में भी क्लीनिंग रोल बहुत अच्छा है। और ये माने कहते हैं कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में डिटॉक्सिफाइंग के लिए रोगी को एक माने जो हमारा सिम्टम्स को क्लियर हो जाने के लिए, नेचुरल सिम्टम्स का क्लियर अप होने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। नेचुरल सिम्टम्स का इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ कर रहे होते हो, जब आप प्राइमरी स्टेज में जो कॉन्स्टिट्यूशनल टोटलिटी होता है, और जब आपके डिटॉक्सिफाई हो जाने के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल टोटलिटी है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। और यंगस्टर्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ये दोनों में आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। फर्स्ट स्टेज पर ही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस को खोज लेना बहुत ही, क्योंकि वो मिक्सअप है सिम्टम्स के, बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्सिटी बना हुआ होता है। तो कुछ इंफॉर्मेशन के बाद में आता है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर्स हैं जो वो फर्स्ट स्टेज पर भी उसको आइसोलेट कर लेते हैं। व्हाट आर द बेसिक, या कहते हैं ना जिसको फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, क्योंकि आप निश्चित रूप से कंचन जी ने जो बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं भी उसमें एग्री करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल रोल तो होना ही चाहिए, और पहले कोई भी मेडिसिन जो है तो वो ठीक नहीं करता है जब तक कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग नहीं हो गया हो। हाँ, बीच बीच में जो साइड जो स्प्लिंटर्स है, जिसको हम लोग कहते हैं ना, स्प्लिंटर्स निकलते हैं, तो इस स्प्लिंटर्स को काटने के लिए बीच बीच में हम लोग इंटरकरेंट के रूप में यूज करते हैं। अभी ट्यूबरकुलिनम की चर्चा चल रही थी, नोसोर्स की भी चर्चा चल रही थी, और कार्सिनोसिन का भी रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें। लेकिन नोसोर्स का भी यूटिलिटी मैं देखता हूँ कि एक बहुत हद तक एक अपना उसका, जब तक हम उसके प्योर नहीं हो जाए, ये हम लोगों को ये है उसका यूज करना चाहिए। और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन भी हैं नोसोर्स के विषय में कि ये केवल क्लियर करता है। मैं इसे नहीं मानता हूँ। ये टोटलिटी, कंचन जी जो बताया कि टोटलिटी को पूरा करता है, वो अभी सही है। मैं उसको भी मानता हूँ कि टोटलिटी सभी जगह पर काम कर जाता है। ये एक और टोटलिटी को आइसोलेट करना, आइडेंटिफाई करना, इट इज वन ऑफ द ग्रेट टास्क, चैलेंज है जो है, जिसको कि हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और कैंसर का मेरा जो अनुभव है, मैंने भी बहुत सारे कैंसर में फेलियर्स भी देखे हैं और सक्सेस भी देखे हैं। इवन के डाइंग पेशेंट्स को मैंने लाइफ दिया है। ऐसा मेरे पास में काफ़ी एविडेंसेस है क्लिनिक के पेशेंट्स के। और अक्सर एक केस अभी मैं जिक्र करता हूँ, अभी कुछ महीने हो रहे हैं, एक रोगी मेरे बिहार पटना से थोड़ा सा दूरी पर से आया था। तो उसे जब मैंने जब हिस्ट्री देखना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि वो बोला कि सर आपने, मैं जब उनका फैमिली हिस्ट्री में उनके माँ के विषय में पूछा, तो उसने बताया कि सर मेरे माँ का तो इलाज आपने किया था, उन्हें कैंसर था, और वह मैं जैसे ही कैंसर सुना तो मुझे लगा कि अब तो वो नहीं बची होंगी, वो तो क्योंकि आना बंद था, रिपोर्ट था। मैंने कहा तो वो तो उनका ये अब तो नहीं होंगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी भी वो हैं, काफ़ी अच्छी हैं। आपने 1-1.5 साल तक इलाज किया था, उसके बाद में काफ़ी स्वस्थ हैं और आज भी जीवित हैं। और मुझे अभी तक जानकारी है कि वो पेशेंट आज भी जीवित हैं, जबकि मोर देन 10 ईयर्स ये इसके हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं। और मेडिसिन से मैं अभी तत्काल मेरे जहन में नहीं है कि मैं आपको बता दूं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। जबकि आप पेशेंसली मेडिसिन को एक्ट करने दीजिए, लॉ को फॉलो कीजिए, हेरिंग्स लॉ को फॉलो कीजिए, कब कहाँ पर कैसे चेंज करना है, कब कैसे मेडिसिन का इंटरकरेंट देना है, कहाँ पर एक्यूटनेस को आ गया है। कभी कभी एक सिचुएशंस और आता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूटनेस इन द क्रॉनिसिटी, है ना। और ये एक बहुत अच्छा मौका होता है। मैंने एक्यूटनेस इन क्रॉनिसिटी जो मौका होता है,
जब क्रॉनिक पेशेंट सफर कर रहा है और उस समय में अगर एक्यूट सिम्टम्स फ्लेयर अप करता है, तो ये आपके लिए एक इंडिकेटर है कि नाउ द पेशेंट इज ऑन द हीलिंग प्रोसेस एंड अब जो एक्यूट सिम्टम्स जो उभर करके आते हैं उसके नेचुरल फ्लेयर्ड सिम्टम्स में आते हैं, और उसको लेकर के नया जो टोटलिटी बनाते हो तो वो एक बहुत अच्छा काम कर जाता है। तो मैं इसी तरह से मैं काफी इस तरह का देखते रहा हूँ, और कई केसेस हैं कैंसर के जो कि कुछ रिकॉर्डेड हैं, कुछ याद में है, कुछ याद नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा ऐसा होता रहता है केसेस के विषय में। अभी जी मैं आपको भी जानता हूँ कि आप काफी डेडिकेटेड हैं होम्योपैथिक बैकग्राउंड से आप आते हैं, और आपके पिताजी भी हैं, आप सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन आप हो रहे होंगे। और आपने पढ़ाई के दौरान पटना में आपने जो पीजी किया वो हम लोग के लिए बहुत ही मेमोरेबल टाइम था। आप लोग का बैच जो अच्छे में थे, जो कि आप थे, शायद नागेंद्र सिसोदिया था उसमें, और भी कई एक लोग थे, शायद अभिनंदन बैनर्जी भी आप ही के बैच में था क्या? सर सीनियर थे सर, सीनियर अच्छा, आपके सीनियर थे सर। और सर अभिनंदन भी। आप हाँ जी, अभिनंदन भी काफी अच्छा रोल प्ले किया है, और आज भी बहुत ही अच्छा क्लिनिशियन है। अपने गांव पर चला गया है, अपने बंगाल में है, लेकिन बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है, उसका भी अच्छा रोल है। मैं देख रहा हूँ कि जो लोग अच्छे मेहनत किए हैं, सिंसियरिटी रहा है जिनको, और क्लिनिकल अप्रोच है इसमें। लोग कहते हैं कि हम रिपर्टोरियन हैं, हम मैथमेटिका है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। रिपर्टोरियन तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका गेटवे है ना, गेटवे है, और गेटवे के अगर बिना गेट रास्ता से अगर नहीं जाएंगे तो मैथमेटिका में एंट्री मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं रिपर्टोरियन होने के नाते भी हम इसको इसको मानता हूँ, और ये आपके लिए आवश्यक है। तो बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लगा अभी जी और कंचन जी, और सबसे अच्छा आज लगा कि डॉक्टर श्रीधर कुरूप से हम लोगों को मुलाकात हुआ। काफी बहुत सीनियर मोस्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, रिसर्च CCRH के वो रिटायर्ड डायरेक्टर रहे हैं, और अभी बॉम्बे में अपने रिटायर्ड लाइफ पे एज कर रहे हैं। लेकिन आज भी डॉक्टर श्रीधर कुरूप जो हैं, तो मैं अभी हाल में बॉम्बे गया था, तो इनके घर पर गया था, तो ये रोगी देखने की तैयारी कर रहे थे। तो एक अच्छा है, आपको डेडिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और कंचन जी के लिए मैसेज ये होगा कि थोड़ा सा इसको इसको एविडेंस बेस्ड लेक्चर्स को बनाने का कोशिश कीजिए, और एक थोड़ा सा और ये भी कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सा टाइम को आपने बहुत शॉर्ट टाइम में इसको पूरा कर दिया, आधा घंटा ही में सारा लेक्चर आपका समाप्त हो गया। थोड़ा सा समय बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको 1 घंटा पूरा दिया गया है। आप आराम से बोलिए, बहुत अच्छा समय होता है जिसमें कि आप इसमें कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं, समय का भी सीमा समाप्त हो रहा है, करीब करीब 1 घंटा 1 मिनट बचा है। एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू से अभी, और डॉक्टर कंचन ये आप कुछ कहना चाहती हैं? सर यस आई वुड लाइक टू। हाँ जी ये सर, मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहती हूँ। एक तो टाइम का, इसलिए बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग एंड आई जस्ट रीच्ड द होटल। आई टोल्ड यू मैं अभी केरला में ही हूँ फॉर द सेशन। तो सर मैं ये बोलूंगी कि मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। अभी वी ऑल नो डॉक्टर डेरियो स्पिनेडी इन स्विट्जरलैंड। तो मैं उनके क्लिनिक में अभी होके आई थी पिछले महीने, और वहाँ पर वो कैंसर पेशेंट्स ट्रीट करते हैं। एंड जब उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने देयर वाज अ मीटिंग जहाँ पे सारे केसेस डिस्कस कर रहे थे। एंड अभी जैसे हमने बात की नोसोड की सबको ये रहता है कि नोसोड जो है वो एक इंटरकरेंट ही की तरह ही काम करता है, वो सारे सिम्टम्स नहीं कर सकता। तो आपने जैसे बोला कि आप भी अग्री करते हैं, मैं भी करती हूँ कि वो पूरा केस क्लियर अप कर सकता है सोनली नोसोड ही। तो वहां पर यही था कि एक केस की जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बात बताई कि एक केस था जिसके लिए वो एक डॉक्टर जूनियर डॉक्टर डिस्कस कर रही थी कि वो बहुत परेशान हो रही है। तो उस केस में था कि 2 मार्क्ड सिम्पटम्स थे। एक तो पेशेंट का लव फॉर ग्रीनरी नेचर, सेकंड वाज पेशेंट जो बचपन से लेकर बड़े होने तक देयर वाज लाइक वो बहुत ही डोमिनेट करा गया है उनको। उनका जो चाइल्डहुड रहा है दैट वाज वेरी ट्रॉमेटिक, इट वाज अ ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड। तो कुछ ऐसी चीजें थी जिसके बेसिस पे जब देखा तो डॉक्टर स्पिनेडी सेड व्हाट डिड यू प्रिस्क्राइब।
तो उन्होंने ये 2 सिम्पटम छोड़कर बाकी सारे सिम्पटम पकड़े, जितने भी अदर सिम्पटम्स थे। देन there was a remedy, yes, definitely, as Dr. Mahesh sir said, carcinosin was the remedy. He said, I asked her to prescribe carcinosin. ये बहुत परेशान हो रहे थे. And within a month, there was a substantial, wonderful results from carcinosin. And they were like almost case जो था वो clear ही हो गया था. Thank And you, breast Dr. cancer की बात करें तो वहां पर जो मैंने Sorry, देखा, Dr. Kanchan. Sorry, yes, yes, Dr. it's okay, Kanchan, हम लोग अब आगे नहीं बढ़ सकेंगे। एक मिनट हम yes लोग sir, एक्सीड कर definitely, गए no, हैं। yes sir, no So now, problem. इसके साथ में हम लोग का सेशन अभी समाप्त करेंगे। And now we Thank are you so handing much. over the session to Dr. Dhanesh for the English session.